एपिसोड की शुरुआत में हम शू और शाओ को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ देखते हैं, जहां पर शू उसके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसे तो वाईटी प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो शाओ की अच्छी दोस्त है, इसीलिए खुद उस प्रोजेक्ट से पीछे हट रही थी। पर मिस्टर शेन खुद ही उसे वाईटी प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो मना तो नहीं कर सकती ना। पर शाओ को नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट उसे मिलने वाला है। अगर मिस्टर शेन को उसके होटल में इंटरेस्ट होता तो वहाँ पर रहने की जगह उनकी स्प्रिंग रिजॉर्ट में क्यों रहते। ये बात शू के लिए भी शॉकिंग थी। उसी टाइम मिस्टर शेन वही लॉबी में मौजूद थे, इसलिए शाओ के जाने के बाद वो उसके पास जाती है और इस बारे में पूछती है। तब शेन उसके सामने बहाना बनाता है कि इस होटल में उसकी एक क्रश रहती है, इसीलिए वो यहाँ पर रुका हुआ है। असल में शेन वाईटी प्रोजेक्ट उसी होटल को देना चाहता था जो कि ईरान को जॉब पर रखेगा। अब जब स्प्रिंग होटल ने ही उसे जॉब पर रख लिया था तो उसने प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया होता है, ताकि वो उस प्रोजेक्ट के लिए ही इन दोनों होटल में से बेस्ट होटल सिलेक्ट कर पाए। वहीं होटल के एक रूम में एक कस्टमर सुसाइड करने के लिए बालकनी में खड़ा था और ड्रिंक करके जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि शादी से एक दिन पहले उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले मैरिड थी और उसका डिवोर्स हो चुका है। होटल स्टाफ उस कस्टमर को संभाल भी नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर ईरान आती है और कस्टमर को संभालने के लिए उसके सामने खुद रोने लग जाती है। वो उसे अपनी झूठी कहानी सुनाती है कि उसके हस्बैंड का तो अफेयर चला था, उनके 2 ट्विंस बच्चे होने के बाद भी उसने उसे धोखा दिया और पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। उसका दुख तो उससे कहीं ज़्यादा है, सुसाइड तो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए उसे खोने के डर से उसने डिवोर्स की बात छुपाई थी। ईरान की इन बातों को कस्टमर भरोसा कर लेता है और मरने का डिसीजन छोड़कर खुद को शांत करता है। तभी वहाँ पर शाओ आता है, जो कि ईरान को उस कस्टमर के पास देखकर जेलस फील कर रहा था, इसीलिए वो ईरान को डांट कर वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ गोई को एक स्टाफ से ईरान को इस होटल में जॉब मिलने के बारे में पता चलता है। ईरान अब से इसी होटल में जॉब करेगी। इस बात से वो ज़रा भी खुश नहीं थी, भले ही दूसरे एम्प्लॉयज़ इस बात से खुश थे। यहाँ तक कि वो लोग तो ईरान की झूठी शादी की कहानी को भी सच मानकर उसके लिए दुखी हो रहे थे। इधर ईरान शेन से मिलती है। शेन को तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि शाओ के साथ इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद ईरान यहाँ पर काम क्यों कर रही है। तब ईरान उसे समझाती है कि शाओ ने उससे माफ़ी मांगी थी और खुद ही उसने उसे जॉब ऑफर की, इसलिए वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गई। पर अब वो उसकी हर चीज़ पर गुस्सा हो रहा है। वो तो सिर्फ उस कस्टमर को शांत करने के लिए उसके साथ ड्रिंक करके उसकी शादी की झूठी कहानी सुना रही थी, नहीं तो उस कस्टमर को संभालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और शाओ उसके काम की पॉजिटिव साइड ना देखकर ड्यूटी में ड्रिंक करने के लिए नाराज़ था। उसकी बात सुनकर शेन तो उसके लिए दूसरा जॉब ढूंढ कर देना चाहता था, पर ईरान शाओ से डरकर नहीं भागना चाहती थी, उसे भी वहीं पर रहकर जॉब करना था। तभी वहाँ पर लिन आता है, जो कि उसे शाओ के कैबिन में ले जाता है। यहाँ पर शाओ को ईरान के लिए बुरा फील हो रहा था, जो भी उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया था। मतलब कि होटल के बाकी स्टाफ की तरह शाओ भी ईरान की झूठी स्टोरी को सच मान रहा था। तभी ईरान उसे क्लियर करती है कि वो अनमैरिड है। उस कस्टमर को शांत करने के लिए उसने वो झूठी स्टोरी उसे सुनाई थी। अब यहाँ पर ईरान अनमैरिड है, ये बात सुनकर शाओ थोड़ा खुश होता है, पर वो खुद को स्ट्रिक्ट दिखाकर ईरान को अगली सुबह ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है। इस टाइम ईरान सिर्फ पार्ट टाइमर थी। अगर उसे परमानेंट जॉब करना है तो उसे इस होटल की फुल ट्रेनिंग लेनी होगी और एक टीचर उसे सभी चीज़ें अच्छे से सिखा देगी। शाओ फिर उसे उसके डॉर्म में लेकर जाता है। अब से ईरान होटल के एसी रूम में रहेगी। ईरान को उस रूम की लाइटिंग सही नहीं लग रही थी। तभी शाओ से उसका बेडरूम दिखाता है, जिसकी लाइटिंग तो सही थी, लेकिन विंडो के बाहर पूरी सिटी की लाइट्स दिखती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तभी विंडो खोलते टाइम ईरान की फिंगर में चोट लग जाती है, तो शाओ उसे बैंडेज लगाने लगता है, लेकिन पहला बैंडेज सही से नहीं लगा था, तो वो उसे खोल देता है, क्योंकि उसे सभी कामों में परफेक्शन चाहिए था, भले ही वो केयर करना ही क्यों ना हो। अगले दिन से ईरान की ट्रेनिंग क्लास से, पर उसकी नींद देर से खुलती है, तो वो क्लास के लिए 2 मिनट देरी से पहुंचती है, जिसे लेकर वो टीचर उसे बहुत डांटती है। ऊपर से वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी, जिसके बाद वो ईरान को होटल ड्यूटी से रिगार्डिंग सारी चीज़ें सिखाने लगती है, लेकिन उसकी इंग्लिश ज़रा भी अच्छी नहीं थी। ईरान को इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं आता था, इसीलिए लंच के टाइम में शाओ ईरान को उसकी रूम में ड्यूटी के बाद आकर इंग्लिश सीखने के लिए बोलता है, पर शाओ उसकी इंग्लिश का मजाक बना रहा था, इसीलिए ईरान उसे नहीं सीखना चाहती थी। तभी शाओ उसे कल तक इंग्लिश टेस्ट देने के लिए बोलता है। ईरान के पास बस थोड़ा ही टाइम था इंग्लिश सीखने के लिए, जो वो शाओ या फिर उस टीचर से तो नहीं सीखना चाहती थी। उसी रात होटल स्टाफ के कुछ मेंबर लॉकर रूम में ईरान को जॉब मिलने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी करते हैं। यहाँ पर लू गुआई को लेकर आई थी।
वह ईरान को पसंद तो नहीं करती थी, पर दिंग ने उसे आज समझाया था कि अब ईरान उसके साथ इसी होटल में काम करेगी और ईरान की वजह से उसे उसकी जॉब वापस मिली है, तो गोई को उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और आज तक जो भी उसने उसकी इंसल्ट की थी उसके लिए भी उससे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह भी ईरान की नींद एक भयानक सपने से खुलती है। उस सपने में वो एक क्लासरूम में टेस्ट दे रही थी और शाव उसका टीचर था, जहाँ पर इंग्लिश पढ़ते पढ़ते उसकी भी आंखों में शाव की तरह डार्क सर्कल्स हो गए थे। ईरान के लिए सपना किसी घोस्ट को देखने से ज़्यादा डरावना था। वो कभी भी ड्यूटी के लिए अपनी हालत शाव जैसी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ शू एक इन्वेस्टर हान से मिलती है और उन्हें अपने होटल का प्रपोजल दिखाती है। उनका प्लैटिनम होटल सिटी के बीच में था और इस सिटी में 12 मिलियन सिटीजन हैं। इस हिसाब से फेस्टिवल के टाइम उनके होटल में ज़्यादा कस्टमर होते हैं, तो अगर हान उनके होटल में इन्वेस्ट करेगा तो इसमें उसका ही फ़ायदा है। फिर भी हान सोचने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम मांगता है, जिसके बाद शू वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि पास के रूम में शेन मौजूद था। हान अब शेन के साथ हुई सारी बातें शू को बताता है और हान शेन के कहने पर ही शू से इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए आया था। दोनों ने नोटिस किया था कि शू ने स्प्रिंग होटल में इन्वेस्ट करने से मना कर रही थी। फिर भी शेन हान के साथ ये डिसाइड करता है कि वो दोनों होटल में से एक को वाईटी प्रोजेक्ट और दूसरे को इन्वेस्टमेंट देगा। इधर रात को ईरान शाव के रूम में जाती है और उसके रूम को एक्सप्लोर करने लग जाती है। शाव बहुत ही डिसिप्लिन में रहता था, जो चीज़ ईरान के लिए बहुत ही अजीब थी। कुछ देर बाद वहाँ पर शाव आता है, जो कि ड्यूटी के रिगार्डिंग ईरान से क्वेश्चन पूछने लग जाता है, जिनका जवाब ईरान बहुत ही अच्छे से दे रही थी। फिर भी शाव किसी न किसी तरीके से उसकी गलती निकाल रहा था, इसलिए ईरान वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो अब गुआई, मुँह और लू से इंग्लिश के साथ साथ ड्यूटी के रिगार्डिंग चीज़ें सीख रही थी कि कैसे स्माइल करना है और कैसे बेड अरेंज करना है, फॉरेन कस्टमर्स को कैसे इंग्लिश से रिस्पॉन्स करना है। वो सब चीज़ें तो अच्छे से कर रही थी, पर इंग्लिश में वो बार बार फेल हो रही थी। तब गोई उसे कुछ इंग्लिश की लाइन सिखाती हैं ताकि वो सेम लाइन्स ईरान हर फॉरनर कस्टमर को बोल सकें। अगले दिन से ये भी ईरान हर फॉरनर कस्टमर को देखकर सॉरी माई इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर भी फ्रांस से आए हुए जॉन नाम के एक कस्टमर को ईरान की हरकतें बहुत ही क्यूट लगती हैं और वो उसे डेट करने के लिए पूछता है। ईरान को तो इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए वो अनजाने में उसे डेट करने के लिए हाँ बोल देती है। उनकी ये बात वहाँ से गुजर रहा शाव सुन लेता है और वो जॉन से इंग्लिश में बोलता है कि ईरान का एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उससे दूर रहे। शाव की बात सुनकर जॉन अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद शाव ईरान को समझाता है कि वो हर टाइम इंग्लिश में यस नहीं बोल सकती, कुछ चीज़ों का गलत मतलब भी निकल सकता है। लेकिन ईरान के लिए इंग्लिश का यही तरीका काम कर रहा था, तो भला शाव की बात क्यों सुनेगी। जिसके बाद शाव ईरान को अपने रूम में लेकर आता है। उसने क्या क्या सीखा है टेस्ट करने के लिए, पर वहाँ पर ईरान ने जिस तरीके से रूम को अरेंज किया था उन सबको लेकर शाव कुछ ना कुछ गलती निकालता है। उसका बिहेवियर देखकर ईरान काफ़ी इरिटेट हो रही थी, पर उसकी जॉब का सवाल था, इसलिए वो अपने हिसाब से शाव को हैंडल कर रही थी। फिर शाव ईरान को रात के टर्न डाउन सर्विस के लिए रेडी होने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर टर्न डाउन सर्विस को प्रोस्टिट्यूशन सर्विस समझ लेती हैं। ऊपर से होटल स्टाफ की लड़कियाँ उसे बोल रही थी कि वो लोग बिना किसी प्रॉब्लम के हर रात टर्न डाउन सर्विस करती हैं, जो चीज़ ईरान के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। इवनिंग को वो अपनी दोस्त पेंग से मिलकर इसी सर्विस के बारे में बोलती हैं। पेंग के मुताबिक टर्न डाउन सर्विस का मतलब कुछ और होगा। ईरान उसे गलत समझ रही थी, लेकिन ईरान पूरी कंफर्म थी कि शाह होटल में आए हुए गेस्ट के लिए होटल स्टाफ में से लड़कियां उनके प्लेजर के लिए अरेंज करवाता है और इस सर्विस का नाम टर्न डाउन सर्विस है। वो तो आज इस चीज़ को रिकॉर्ड भी करने वाली थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो होटल में चल रहे इस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस को एक्सपोज करने के लिए खुद की इज्जत सैक्रिफाइस कर देगी। जिसके बाद वो रात को एक रूम में जाती है और अपना फ़ोन एक जगह पर सेट करने के बाद बेड में बैठकर वहाँ पर शाह का वेट कर रही थी और उसे कॉल करके रूम में बुलाती हैं। जब शाह रूम में आता है तो ईरान उसे सिड्यूस करने लग जाती है। वो उसकी ऐसी हरकतें देखकर शौक था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ईरान उसे खींचकर बेड पर लेकर आती है और उसके कपड़े उतारने के चक्कर में दोनों ही बेड से नीचे गिर जाते हैं, जिस दौरान शाह के प्राइवेट पार्ट में चोट लग जाती है। जिसके बाद हम ईरान और शाह के साथ काम करने वाले फेंग को देखते हैं। शाह के कहने पर फेंग ईरान को टर्न डाउन सर्विस का मतलब समझाता है कि रात के टाइम लाइटिंग को रोमांटिक तरीके से डिमिंग करना, बेड्स को अरेंज करना, बेड्स के पास रोमांटिक गिफ्ट्स रखना ही टर्न डाउन सर्विस कहलाता है। जहाँ पर फेंग की बात सुनकर ईरान को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था और शाह के लिए बुरा भी फील हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से शाह को प्राइवेट पार्ट में लग गई थी
और वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन हम शो को देखते हैं जो कि अपने प्लैटिनम होटल में कोई इवेंट करने वाली थी। पर उसी दिन शाओ की स्प्रिंग होटल में भी कोई इवेंट होने वाला था। अगर एक ही दिन में 2 होटल में इवेंट होंगे तो गेस्ट दोनों तरफ उस इवेंट को अटेंड करेंगे, जिस वजह से गेस्ट और मीडिया उनके होटल में कम आ सकते हैं। इसीलिए शू 2 दिन पहले ही अपने होटल में इवेंट रखने का डिसाइड करती है ताकि पूरी मीडिया और गेस्ट सिर्फ उसी के इवेंट की तारीफ करें और बात करें। वहाँ पर शू किसी ब्रांड को प्रमोट भी करने वाली थी। उसके प्रमोशन के लिए भी उसका डिसीजन सही था। दूसरी तरफ लिन को कहीं ना कहीं से प्लैटिनम होटल की इसे इवेंट का इनविटेशन मिल चुका था, जो वो शाओ को दिखाता है। शाओ भी समझ चुका था कि अपने इवेंट को ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए शू ने उनसे 2 दिन पहले इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और उसने अपनी तरफ से कोई ना कोई आइडिया तो सोच कर रखा था। दूसरी तरफ ईरान शाओ से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि कल रात उससे हुई गलती की वजह से शाओ ने सिर्फ उसे होटल ड्यूटी को लेकर स्टडी करने के लिए बोला था और टेस्ट में पास करने के बाद ही अब ईरान काम कर पाएगी। बातों ही बातों में आज ही उसे मुंह से पता चलता है कि शाओ एक तरह से इस होटल का ओनर ही है। उसकी फैमिली इस होटल को ओन करती है। जिसके बाद ईरान शाओ की कैबिन में जाती है जहाँ पर शाओ ने उसे एक टास्क देने के लिए बुलाया था। उसका टास्क ये था कि ईरान आज प्लैटिनम होटल में हो रही इवेंट में जाएगी और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है हर एक चीज़ की रिपोर्ट उसे देगी। वहाँ पर जाने के लिए शाओ उसे एक ड्रेस और हील्स भी देता है ताकि उसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स में देखकर शू उस पर शक न करे। ईरान वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती थी, पर शाओ के मुताबिक उसके होटल की बाकी लड़कियों को शू पहचानती थी। पर ईरान यहाँ पर काम करती है ये बात शू नहीं जानती, इसलिए ईरान का वहाँ पर जाना सही रहेगा। ये सुनकर ईरान वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाती है। वैसे भी उसकी वजह से जो शाओ को चोट लगी थी वो गलती भी उसे सुधारनी थी। फिर वो शाओ का दिया हुआ ड्रेस और हील्स पहनकर शू के प्लैटिनम होटल में चली जाती है। वहाँ पहुँचकर वो हर एक चीज़ का रिपोर्ट फोटो भेजकर शाओ को दे रही थी। उसने एक साथ इतने टेक्स्ट भेज दिए थे कि शाओ परेशान होकर उसे इवेंट खत्म होने के बाद रिपोर्ट देने के लिए बोलता है। पर जब वो कॉल पर लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है कि ईरान किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो तुरंत प्लैटिनम होटल जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर ईरान किसी प्रॉब्लम में नहीं थी, वो तो भीड़ में लड़कियों से लड़कर गिफ्ट जीत रही थी। वहीं पर उसे शेन भी मिल जाता है जो कि इस इवेंट को देखने के लिए आया था। वो दोनों बहुत बातें करते हैं, जिसके बाद शेन शू और हान से बात करने के लिए चला जाता है। शू उनसे वाईटी प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही थी। तभी उसे शाओ दिखता है जो कि वहाँ पर ईरान को ढूंढ रहा था। उसे जब ईरान मिल जाती है तो वो उसे वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन अभी ईरान को उस इवेंट में मज़ा आ रहा था। वो इवेंट में हो रही गेम्स में पार्ट लेना चाहती थी। इस चीज़ को लेकर दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है और ईरान फिर से इवेंट अटेंड करने चली जाती हैं। उसके मुताबिक ये उसका हॉलिडे है तो वो शाओ का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी। उन दोनों को आर्ग्यू करता हुआ देखकर शू समझ जाती है कि शाओ ने उसकी इवेंट को लेकर जासूसी करने के लिए ईरान को भेजा था। वो इस बारे में शाओ से पूछती भी है, पर शाओ उसे इग्नोर करके इवेंट अटेंड करने चला जाता है। इस पॉइंट पर इवेंट में एक कपल गेम होने वाला था और जब ईरान शेन को लेकर उस गेम में पार्ट लेने जाने लगती है तो जेलेसी में शाओ भी स्टेज पर चला जाता है। वहाँ पर दोनों लड़के ईरान के पार्टनर बनने के लिए उसका हाथ पकड़कर खड़े थे क्योंकि दोनों ही उसे कहीं ना कहीं पसंद करते थे। वहीं शू शाओ को अपना कॉम्पिटिटर ज़रूर मानती थी, पर वो उसे लाइक करती थी, इसीलिए वो भी इस गेम में पार्ट लेती है और शाओ को अपना पार्टनर बनने के लिए बोलती है। लेकिन शाओ जॉब की बात बोलकर ईरान को अपना पार्टनर बना ही लेता है, इसीलिए अब शेन और शू पार्टनर बन जाते हैं। इस गेम में पार्ट लेने के बाद वो दोनों ही कपल जीत जाते हैं और उनका प्राइस एक डिनर डेट था। रात को अभी चारों डिनर में तो बैठे थे, लेकिन वहाँ पर शाओ और शेन एक दूसरे के लिए अजीबगरीब डिशेस ऑर्डर कर रहे थे और डिनर के दौरान भी वो दोनों ईरान की केयर में उसे खाना सर्व करने में लगे हुए थे। शू पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब वो लोग अब खाना खा रहे थे तो स्पाइसी खाना होने की वजह से शेन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उन आंसुओं की वजह से शेन का मेकअप रिमूव होकर उसकी डार्क सर्कल्स दिखने लग जाते हैं। पर लकीली किसी और के देखने से पहले ही ईरान वो चीज़ नोटिस कर लेती है और वो एक पांडा की फ़ोटो दिखाकर शाओ को इस बार में वार्न करती है, जिसके बाद दोनों बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ईरान फिर कार में शाओ का मेकअप करके उसकी डार्क सर्कल्स फिर से छुपा देती हैं, जिस दौरान दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हो, लेकिन वो दोनों ही खुद को कंट्रोल करके दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर ईरान ने शाओ को सभी के सामने एम्बैरस होने से बचा लिया था, इसीलिए शाओ ईरान की कोई भी एक बात मानने के लिए राजी था।
जिसके बाद ईरान शाओ को बस में ट्रैवल करने के लिए ले जाती हैं क्योंकि शाओ आज तक बस में नहीं चढ़ा था। ऊपर से बस उसे काफ़ी अनहाइजीनिक लग रही थी, इसलिए वो बस की किसी भी चीज़ को टच नहीं कर रहा था। इस चक्कर में अचानक से बस रुकने पर वो गिरने ही वाला था, लेकिन ईरान उसे पकड़ लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हीरो हीरोइन को पकड़ता है। इधर शू और शैन होटल के बाहर में ड्रिंक कर रहे थे नशे की हालत में। शू से ईरान के बारे में पूछ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो और शाओ ईरान के पीछे इतना पागल क्यों है, जबकि वो लड़की तो इंटेलिजेंट और क्लासी भी नहीं लगती। यहाँ पर शैन उसकी बातों का कोई सीधा जवाब नहीं देता। उसे तो ईरान से ज़्यादा डेंजरस शू लगती थी। इधर ईरान और शाओ गाना सुनते हुए बस में जा रहे थे। कुछ ही देर में गाना सुनते हुए उन्हें नींद आ जाती है और बस का लास्ट स्टॉप आने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अपने स्टॉप से आगे निकल आए हैं, इसलिए दोनों होटल तक वॉक करते हुए जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हील्स की वजह से ईरान के पैर दुखने लगे थे, इसीलिए रास्ते में ही वो हील्स उतारकर वहीं पर बैठ जाती हैं। इसलिए अब शाओ से एक रिक्शे में बैठाकर खुद ही रिक्शे को धक्का लगाकर आगे बढ़ता है। ये सब ईरान को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट जैसा लग रहा था। भले ही उनके बीच कितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन उनका ये टाइम बहुत ही अच्छा गुजरता है। अगले दिन अब जब शो की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने होटल की रूम में पाती है और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। तभी वहाँ पर शैन आता है, जिसे वो धमकी देकर उसके हाथ खोलने के लिए बोलती है। उसे लगता है कि शैन ने उसके हाथ बांधकर नशे की हालत में उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन उसके हाथ खोलकर शैन उसे क्लियर करता है कि उनके बीच रात को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ड्रिंक करने के बाद शो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। सिर्फ उसे संभालने के लिए उसे उसके हाथ बांधने पड़े। यहाँ पर शो को तो कल रात के बारे में कुछ याद ही नहीं था। वहीं स्प्रिंग होटल में हम एक गेस्ट को देखते हैं जो कि एक गिफ्ट लेकर कहीं पर जा रही थी। तभी उसे 6th फ्लोर की लिफ्ट में एक छोटी बच्ची की घोस्ट दिखाई देती है, जो कि उसे लिफ्ट के बटन प्रेस करने को बोल रही थी क्योंकि उसके हाथ कटे हुए थे। ये देखकर वो गेस्ट डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और उसका गिफ्ट वहीं पर गिरकर टूट जाता है, जो कि एक जोकर टॉय था। अब पता नहीं ये सब सच था या फिर झूठ, पर गुआ इस इंसिडेंट को एक हॉरर स्टोरी की तरह होटल स्टाफ को सुना रही थी और उनके होटल के ज़्यादातर लोग 6th फ्लोर को हॉन्टेड मानते थे। ऊपर से कल रात कुल्लू का नाइट ड्यूटी भी है, इसीलिए वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सिर्फ ईरान को इन सब हॉन्टेड चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके मुताबिक उसके लिए सबसे डरावनी गरीबी है, घोस्ट नहीं। जिसकी बातें सुनकर उन सभी को समझ में आ गया था कि ईरान का आईक्यू उन सबसे कुछ अलग ही है। उसे तो घोस्ट भी नहीं डरा सकता, इसीलिए वो लोग डाइनिंग हॉल से उठकर चले जाते हैं। ईरान अब वहीं पर अकेली बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन जब वहाँ की लाइट फ्लिकर होती है तो ईरान भी वहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है। लेकिन यहाँ उसके जाने के बाद हम उसी डाइनिंग हॉल में कर्टेंस के पीछे किसी पर्सन या फिर किसी घोस्ट को नोटिस करते हैं। जिसके बाद ईरान और शैन एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर शैन ईरान से कुछ बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लाया था, लेकिन वो उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पर जॉन आता है, जिसके साथ ईरान बातचीत करने लग जाती है। इस दौरान जॉन ईरान के पास पड़ी हुई वाइन की बोतल ले जाता है, क्योंकि उस वाइन की सिंपल ड्रिंक्स रेस्टोरेंट वाले वाइन बॉटल से भी ज़्यादा कीमत में सेल कर रहे थे। ईरान अब इस बारे में शैन से पूछती हैं तो वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो कि ईरान को समझ नहीं आ रही थी। तब शैन उसे सारी बात समझाता है। तब ईरान उसे वीडियो सेंड करने को बोलकर खुद रेस्टोरेंट ओनर से इस बारे में पूछने के लिए जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्चुअल कीमत से ज़्यादा प्राइस पर बेचना क्राइम था और ईरान इस चीज़ के लिए पुलिस तक को बुलाने वाली थी। शैन ने उनकी इस हरकत की वीडियो बनाकर रख ली थी। तब रेस्टोरेंट ओनर उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें फ्री फूड ऑफर करता है, लेकिन ईरान सिर्फ उनके लिए ही नहीं, रेस्टोरेंट में मौजूद सभी कस्टमर्स के लिए फ्री फूड डिमांड करती है। अब पुलिस केस से बचने के लिए वो ओनर भी उनकी डिमांड मान लेता है। वहीं स्प्रिंग रिजॉर्ट के रिसेप्शन में 6th फ्लोर की एक कस्टमर कॉल करके कंप्लेन करती है कि उनके पास वाली रूम से अजीब आवाज़ें आ रही है, वो लोग ठीक से सो नहीं पा रहे। इसलिए अब गुआ लू को कॉल करके इस बारे में चेक करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि आज नाइट ड्यूटी में वही थी। लू जब उस रूम को चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। ऊपर से वो रूम शाओ का है और वो इस टाइम पर रूम में नहीं है, तो उसके रूम से आवाज़ सुनाई देना कुछ तो अजीब है। इसलिए लू उस रूम के अंदर चेक करने के लिए जाती है, पर अंदर उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लग जाती हैं, तो लू डर कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लिफ्ट के पास उसे वही छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसकी हॉरर स्टोरी पूरे होटल में फेमस है। इससे डर कर लू स्टेयर से भागने लग जाती है, पर वहाँ पर भी उसे किसी की शैडो नजर आती है, तो वो वहाँ से भी चिल्लाते हुए भाग जाती है। लेकिन स्टेयर्स में कोई घोस्ट नहीं बल्कि बॉन्ग बैठा हुआ था। उसे भी लू को ऐसे डर कर भागता हुआ देखकर अजीब लगता है। अब कल रात को लू के साथ हुए इस घोस्टली इंसिडेंट के बाद पूरे होटल में 6th फ्लोर की हॉरर स्टोरी काफ़ी फेमस हो जाती है।
सभी लोग और वहाँ के स्टाफ अब स्प्रिंग होटल के सेक्स फ्लोर को हॉन्टेड बोलकर गॉसिप कर रहे थे। ये बात शू की असिस्टेंट को भी पता चल जाती है और वो ये इन्फॉर्मेशन जाकर शू को देती है, पर वो इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी। उसके मुताबिक लोग टाइम पास के लिए कोई भी झूठी कहानी बना रहे हैं। वो होटल किसी ग्रेवयार्ड पर नहीं बना है, फिर भी अगर इन हॉरर स्टोरी से डर कर कस्टमर वहाँ नहीं उनके होटल आते हैं तो शू को अच्छा ही लगेगा। दूसरी तरफ शव अपने एक एडवाइजर और ईरान के साथ जॉन का लाया हुआ वाइन टेस्ट कर रहा था। असल में जॉन अपनी वाइन्स को सेल करने ही चाइना आया था। उसकी वाइन क्वालिटी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस पॉइंट पर जॉन अपने साथ 2000 वाइन केसेस और 12000 वाइन बॉटल्स लेकर आया था और शाह उन सबको खरीद लेता है। साथ ही फ्यूचर में भी वो उसके साथ वाइन का बिजनेस करने वाले थे। ये डील होने के बाद जॉन फ्रांस के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो शाह से ईरान का ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो और ईरान बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, भले ही उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। ईरान और जॉन की दोस्ती की वजह से शाह को इतनी अच्छी डील मिली थी, इसलिए शाह उसका जॉब परमानेंट कर देता है। ये सुनकर ईरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शाह के पीठ पर ही चढ़ जाती है, जिस वजह से शाह के कमर में मोच आ गई थी। ये देखकर ईरान वहाँ से भाग जाती है कि कहीं इस गलती की वजह से फिर से शाह उसे जॉब से ना निकाल दे। कुछ देर बाद शाह पूरे होटल स्टाफ को घोस्ट के बारे में गॉसिप करने से मना करता है। उनके इस गॉसिप से होटल बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पर शाह की कमर में अब भी दर्द हो रहा था, इसलिए ईरान उसके रूम में एक पेन रिलीफ एक्सरसाइज की बुक छोड़कर आती है, जिसके बाद वो शेन के रूम में जाती है क्योंकि उसने उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाया था। रूम के अंदर जाने के बाद ईरान देखती है कि शेन ने पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट किया था। डाइनिंग टेबल में बहुत सारी कैंडल्स थी और शेन ने ईरान के लिए जो भी खाना ऑर्डर किया था वो हार्ट शेप में था, पर ईरान उन कैंडल्स को बुझाकर उन हार्ट शेप डिशेस को उल्टी पुल्टी तरीके से काट कर खाने लग जाती है, जो देखकर शेन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ईरान को प्रपोज करने के लिए ही उसने ये सब इंतज़ाम किया था। तभी वहाँ पर शाह आता है, जो कि वहाँ के डेकोरेशन देखकर शेन का इरादा समझ जाता है और ईरान की ड्यूटी आवर्स का बहाना करके वहाँ से ले जाता है। उसके बाद जब ईरान स्टोर रूम में काम कर रही थी तब शाह उससे बात करने के लिए आता है, उसे शेन से दूर रहने के लिए बोलता है। उसके मुताबिक ईरान को किसी भी गेस्ट के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उनके रूल के खिलाफ है, पर देखा जाए तो शाह यहाँ पर ईरान को शेन से दूर रखना चाहता था क्योंकि वो खुद ईरान को पसंद करता था। वो दोनों इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शाह के मना करने के बाद भी ईरान उस आवाज़ को फॉलो करके स्टोर रूम से बाहर आती है और थोड़ा छानबीन करने के बाद उसी कॉरिडोर में उन्हें कर्टेन्स के पीछे एक हिडन डोर मिलता है। उस रूम के अंदर जाने पर उन्हें वहाँ एक पर्सन सोता हुआ दिखाई देता है। अचानक शाह को अपने सामने देखकर वो पर्सन डर गया था। उसके बाद उसे हमें पता चलता है कि वो पहले इसी होटल में सिक्योरिटी गार्ड था, पर उसकी जॉब जाने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो होटल के इस हिडन रूम में छुप कर रहता है। पर वो इस होटल का घोस्ट नहीं है। ये बोलकर वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। मतलब कि पिछले एपिसोड में हमने जिस पर्सन को कर्टन के पीछे खड़ा हुआ देखा था वो यही ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड था। ईरान को पहले इन घोस्ट स्टोरीज पर बिलीव नहीं था और अब इस इंसिडेंट के बाद वो क्लियर हो चुकी थी कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है, यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। उस पर्सन की हरकतों को ही लोग घोस्ट समझ बैठे थे, जिसके बाद शाओलिन को बोलकर उस ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड का आना होटल में बंद करवा देता है और होटल के सभी एंट्रेंस पर नजर रखने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद शू को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। अब इस इनविटेशन को वो शाओ का प्रपोजल समझ रही थी, इसलिए वो अच्छे से रेडी होकर उससे मिलने जाती है। शाओ आज एक अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, इसीलिए शू सोच रही थी कि वो उसे आज शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। असल में वो उसके साथ एक डील करना चाहता था। उस डील के हिसाब से वो उनके दोनों होटल्स को एक करवाकर इक्वल प्रॉफिट करना चाहता था। बेचारी शू क्या सोच कर आई थी और शाह से क्या बात कर रहा था, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन लिफ्ट में उसे वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी हॉरर स्टोरीज पूरे होटल में फेमस है। शू ने भी ये होटल हॉन्टेड होने के बारे में बहुत सी गॉसिप सुनी थी, इसीलिए लिफ्ट खुलते ही डर कर वो वहाँ से भागने लगती है। इधर लॉबी में शेन ईरान को प्रपोज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ईरान के सामने वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। किस तरीके से वो ईरान को अपनी फीलिंग्स बता देता है, पर वो उसे उनके बीच में बनी फ्रेंडशिप की लाइन याद दिलाती है। मतलब कि वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, उसे ज़्यादा वो उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी।
तभी उन्हें शू होटल से डरते हुए भागती हुई नजर आती है, इसीलिए ईरान शन को उसे संभालने के लिए भेज देती है। ईरान फिर जब अपने रूम में जा रही थी तभी उसे वो छोटी बच्ची कॉरिडोर में नजर आती है, लेकिन उस बच्ची से बात करने के बाद उसे समझ आता है कि वो बच्ची कोई घोस्ट नहीं है, उसका नाम शिहा है। वो हमेशा अपने लंबे बाल खोल कर रखती है और खुद को अकेला पाकर रोती रहती है, इसीलिए लोग उसे घोस्ट समझ रहे थे। उस दिन भी उसके हाथ में सच में कट लग गया था, इसीलिए वो उस गेस्ट को लिफ्ट का बटन दबाने के लिए बोल रही थी। उसकी मॉम एक बिजनेस वूमेन है और वो ज़्यादातर टाइम ऑफिस में रहती है, इसीलिए शिहा टाइम पास करने के लिए होटल में अकेली घूमती रहती है। कुछ ही टाइम में शिहा और ईरान की अच्छी दोस्ती हो जाती है और ईरान उसके हेयर बांधकर उसे मैंगो पेस्ट्री खिलाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसे खाकर शिहा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे मैंगो से एलर्जी थी। ईरान अब तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस के आने के बाद वो शिहा को हॉस्पिटल के लिए भेज ही रही थी। तभी वहाँ पर शाओ और शिहा की मॉम आ जाते हैं, जो कि उसे मैंगोस खिलाने की वजह से ईरान पर गुस्सा कर रही थी। इसके बाद हाउ शिहा के साथ उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। शाओ भी ईरान की इस हरकत से उस पर गुस्सा था, जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।